वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार मैं लेके आई हूं क्या मैम केस स्टडी बेस्ड कंटिन्यूशन करना है कि नहीं। तो इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13, कौन सा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कहां पे? इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है कंटेंट फ्री किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोलते कि 2 वीडियोस देखो फिर कूपन खरीदो या पैसे दो, नहीं, ऐसे कोई बकवास नहीं। पूरा कंटेंट फ्री है, एकदम लॉजिकल कंटेंट है, ठीक है। तो चलो अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक भी खोलो। तो आज का हम चैप्टर पढ़ने वाले 13, 2 ही चैप्टर बचे हैं। तो ये है 13 नंबर का चैप्टर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। वापस जो लोग नए हैं उनको बता दूं, केस स्टडी बेस्ड अनसीन पैसेज नहीं है, ठीक है। मतलब उसके आंसर उस अनसीन पैसेज जैसे नहीं मिलेंगे। तुम घर से याद करके जाओगे या लॉजिक लगा के सॉल्व करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला केस। वापस जब हम केस डिस्कस करते हैं तो क्या टेक्निक करते हैं, कीवर्ड्स को करते हैं अंडरलाइन, फिर जब पूरा खत्म हो जाता है राजधानी एक्सप्रेस लगाते हैं। अब बोलो कि मैम राजधानी एक्सप्रेस, फटाफट फटाफट हर चीज बोलते चलते हैं, माइंड में माइंड मैप बनाते चलते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहला केस देखते हैं। अनलाइक एनिमल, प्लांट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर डिफेंस। हाँ भैया पता है हमको कि प्लांट तो भाग ही नहीं सकते, ठीक है। Therefore, they have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivore। तो herbivore कौन है? प्लांट्स का प्रीडेटर, ठीक है। चलो थॉर्न्स, अब एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर रहे हैं वो। Thorns are the most morphological mean of defense. Many plant produce and store chemical that make the herbivore sick when they are eaten, inhibiting feeding or digestion, disrupt their reproduction or even kill it. Some plant produce highly poisonous chemical and that is why no cattle or goat browse on those plant. A wide variety of chemical substance that we extract from plant on a commercial scale are produced by them actually as defense against grazer and browser। हाँ मैम पता है, जैसे एट्रोपिस बेल्डोना हुआ या धतूरा हुआ, ये क्या है? ये अपने में पॉइजन क्रिएट एकदम स्टोर करके रखता है। अब ये बताओ ये दोनों नाम कहाँ पढ़े हुए हैं? तो मैम ये पढ़े हुए हमने चैप्टर 8 में। तो सोचो वहां से और ये इतना लॉजिक करके मर्ज करके क्या बन जाएगा? एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तुमने ड्रग अब्यूज उस वाले जगह पे पढ़ा था, है ना, अल्कोहल उस वाले जगह पे इन सब के नाम पढ़े थे। पर यहाँ पे भी इन प्लांट ने बेसिकली क्या किया? अपने अंदर स्टोर करके रखा है क्या? पॉइजन, जिससे क्या आ जाए, हो सकता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए, हो सकता है वॉमिटिंग होने लगे, एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है मैम, आ गया समझ में। तो चलो वो लगाए राजधानी एक्सप्रेस। तो उन्होंने बोला कि एनिमल जैसे प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या क्रिएट किया अपने अंदर? मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस क्रिएट किया है। किसके अगेंस्ट? प्रीडेटर के अगेंस्ट, जो है उनके हर्बीवोर। थॉर्न हुआ एक मैकेनिकल तरीका, कुछ केमिकल करके रखते हैं स्टोर, जो क्या करते हैं? फीडिंग और डाइजेशन को इंटरप्ट करते हैं, फिर बहुत बार डिस्टर्ब भी करते हैं रिप्रोडक्शन को और बहुत बार मार भी देते हैं। किस तरीके से? एक पॉइजनस केमिकल को स्टोर करते हैं। आजकल जो हम वही पॉइजनस वाइड वैरायटी में स्टोर करते हैं, बेसिकली वो डिफेंस मैकेनिज्म है उस प्लांट का, अपने प्रीडेटर से बचने का तरीका है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर। हाँ मैम आ गया समझ में, सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? Why you never see cattle or goats browsing on wheat? कैलोट्रोपिस, लो आ गई कहानी, हमने जो एग्जाम्पल दिया वही आ गया। तो भैया उसके अंदर जहर है, बहुत ज्यादा जहर है, तो क्या हो जाएगा? सब मर खा लेंगे ना तो मर जाएंगे। इट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस टैनिन्स। अब देखो यहाँ कैच है, क्या कैच है? इसके अंदर कौन से टाइप का जहर है ये तुमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में। अब वो वहां की इंफॉर्मेशन और यहाँ की इंफॉर्मेशन को मर्ज करके क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन, ये तो फिर भी सिंपल लेवल है, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे। चलो, इट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस तो ठीक है, पर टैनिन्स होता है क्या? नहीं, आउट। इट प्रोड्यूस क्विनाइन विच इज बिटर इन टेस्ट। नहीं भैया, कॉफी थोड़ी ना बना रहे। चलो, इट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। बिल्कुल सही, ये वर्ड हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहां भी वापस पढ़ने वाले कि कैसा रहता है वो पॉइजन, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। अब बोलोगे कहां पे? अरे धतूरे के प्लांट को तोड़ो, जो व्हाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस निकलेगा ना, उसी में जहर है। आई बात समझ में? अच्छा, इट बेयर प्रिकल। नहीं, तो सही आंसर क्या हुआ तुम्हारा? इट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? व्हाट कुड बी
द पॉसिबल रीजन फॉर इन्वेजिव ग्रोथ ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया। आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन का जो आंसर है उससे रिलेटेड तो कुछ भी केस स्टडी में नहीं दिया था, क्यों देंगे, अनसीन पैसेज थोड़ी ना है। तो ये तुम घर से याद करके गए थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकली पियर कैक्टस को डाला गया था। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इंट्रोडक्शन में तुमने पढ़ा था, हुआ ये था कि सिंस इसका प्रीडेटर नहीं था तो ये एकदम अनलिमिटेड ग्रोथ उसकी हो गई थी। तो इसको चेक करने के लिए जहां से इसको लेके आए थे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हुआ था, तो उसी जगह से इसका प्रीडेटर भी लेके आए थे, तब जाके ये थोड़ा अंडर कंट्रोल आया। तो कौन नहीं था? प्रीडेटर नहीं था। तो देखो एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर, हाँ। न्यू माइकोराइजल एसोसिएशन, कुछ नहीं है रिलेशन उसका। अबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी, नहीं। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा सही वाला? एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर। अच्छा, इसका प्रेडेटर कौन था? एक मॉथ था, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सिक बाय कंज्यूमिंग केमिकल प्रोड्यूस बाय प्लांट। वो पूछ रहे बताओ इनमें से अगर कोई खाएगा तो बीमार कौन पड़ेगा? मेंढक तो नहीं खाने वाला, गाय गोट ही खाएगी क्योंकि वो हर्बीवोर है। तो ह्यूमन इतनी तो बुद्धि है अपन को कि जब पता है कि ये प्लांट जहर निकालता है, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं मैम टेस्ट करके देखते हैं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं ना, ऐसे थोड़े नहीं करते अपन, ठीक है। पिजन नहीं। तो बट ऑब्वियस फूड चेन में वो फूड किसका है? गोट का है, क्योंकि वो क्या है? एक हर्बीवोर है। तो क्या खाएगी? प्लांट को खाएगी। तो सही आंसर क्या है तुम्हारा? गोट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। प्लांट इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बाबा? उसके प्रेडेटर के अगेंस्ट। और प्रेडेटर कौन है? हर्बीवोर। तो आंसर क्या आया? प्रेडेटर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। असर्शन रीजन, जो लोग पहली बार असर्शन रीजन सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक बता रही हूं। असर्शन रीजन में होता क्या है? तुमको एक सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद लगाना है बिकॉज। पर पहले ये कंफर्म कर लेना कि जो सेंटेंस पढ़ा है वो सही है। अगर वो सेंटेंस ही तुम्हारा गलत है, तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। अगर सही है तो तुम लगाओ बिकॉज और उसका रीजन खुद मन से बोलो। फिर जो तुमने मन से बोला है, अगर वही स्टेटमेंट तुम्हें रीजन में लिखा हुआ मिले तो आंसर क्या आएगा? ए। जो बोला उसी का करेक्ट लॉजिक था रीजन में। अगर तुमने देखा कि तुमने जो बोला है वो नहीं लिखा था, कुछ और लिखा हुआ है, पर जो लिखा है वो भी सही है पर करेक्ट लॉजिक नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? बी। पर जब तुमने पढ़ा, तुमने देखा ये तो कुछ भी बोल रहा है, सब गलत सलत बोल रहा है, तो आंसर क्या आएगा? सी। हुआ क्लियर? स्टार्ट करें। सम प्लांट फंक्शन एज प्रेडेटर इन नेचर। हाँ, सम प्लांट कर सकते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, है ना, वीनस फ्लाई ट्रैपर होते हैं। क्यों होते हैं वो इंसेक्टिवोरस या प्रेडेटर जैसे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है उनमें कुछ न्यूट्रिशन के लिए वो प्लांट पे, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करे। कोई है नहीं कन्वर्टर उनके पास, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, एक एनिमल को ही मार लो या इंसेक्ट को ही मार लो, फिर उसको डाइजेस्ट कर लो और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिए वो उससे ले लो। तो ये जो मैंने बोला वो कहां होना चाहिए? रीजन में होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। फाइटोफेगस इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट सैप। अब देखो जो मैंने बोला वो लिखा है क्या? नहीं। मतलब मैम कंफर्म हो गया, ए तो है ही नहीं। पर अब देख लो क्या ये जो लिखा है वो सही है? तो फाइटोफेगस मतलब, फाइटो मतलब प्लांट सैप पे, जो फेगस मतलब खाना, खाने वाले जो इंसेक्ट है वो फीड ऑन प्लांट सैप। हाँ मैम ये तो सही लिखा है, पर जो हमने बोला था वो क्या इसका जो इसका करेक्ट लॉजिक बैठ रहा था वो लिखा है? नहीं मैम ये तो कुछ और लिखा हुआ है, पर सही लिखा है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा कि असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये कैसे सॉल्व होगा? सिर्फ बिकॉज लगा के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6। ओके 6 तो है ही नहीं, हर केस स्टडी में 5 होते हैं, उसमें से कोई 4 करने रहते हैं। चलो केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। वापस वही पैटर्न, क्या करोगे? कीवर्ड को करोगे अंडरलाइन, राजधानी एक्सप्रेस लगाओगे और फिर सॉल्व करना शुरू करोगे क्वेश्चन। कैंगरू रैट, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ कैंगरू रैट से क्या याद आया? अभी मत पढ़ो, लिखा वही लिखा होगा जो अपन बोलेंगे। मैम एडेप्टेशन करता है, किसके अगेंस्ट? मैम एक ज़ेरोफिटिक एनिमल है। बहुत बढ़िया, कैसे करता है? मैम एक तो पानी नहीं मिलता, तो वो अपना ही इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करके वहां से पानी निकलवा लेता है और फिर उसका मेटाबॉलिज्म जितना पानी चाहिए था वो यूज हो जाता है। दूसरा मैम उसकी जो यूरिन रहती है वो सॉलिड रहती है, मतलब एकदम कंसंट्रेटेड यूरिन निकालता है क्योंकि पूरा पानी रीएब्सॉर्ब करवाता है। एक और मैम लूप ऑफ हेनले उसकी लॉन्ग रहती है। बहुत बढ़िया, तो ये क्या है? एक ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन है। याद आ गया? अब पढ़ ले, क्या पता ये सब जो बोला है वही लिखा हो। कैंगरू रैट सेल्डम ड्रिंक वाटर, मतलब कभी कभार, ठीक है। इट हैज थिक कोट टू मिनिमाइज इवेपोरेटिव डेसिकेशन। द एनिमल सेल्डम कम आउट ऑफ इट्स comparatively humid and cool burrow during the daytime.
90% ऑफ इस वाटर रिक्वायरमेंट इज मेंट फ्रॉम किससे? मेटाबॉलिक वाटर, वाटर प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, जिसको मैंने बोला फैट का ऑक्सीडेशन करवाना, while 10% इज ऑब्टेन फ्रॉम हिज फूड, मतलब 90% उसकी बॉडी ही अपना पानी निकाल लेती है और 10% उसको खाने से मिलता है। लॉस ऑफ वाटर इज मिनिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग नियरली सॉलिड यूरिन, मैंने बोला था ना सॉलिड यूरिन निकालता है, एंड फीसेस। As the animal face acute water scarcity, it developed two types of adaptation, reducing water loss and ability to tolerate desert condition। ठीक है मैम, ये तो हमने जो सब कुछ बोला तो वही सब कुछ लिखा हुआ है, नया कुछ बस इतना बताया कि 90% वाटर कहाँ से आता है? मेटाबॉलिक वाटर से, ऑक्सीडेशन से। किसका ऑक्सीडेशन? फैट का ऑक्सीडेशन। कहाँ लिखा है मैम ऑक्सीडेशन? रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन मतलब क्या? ऑक्सीजन का यूज करके ना, तो क्या बोलोगे उसको? ऑक्सीडेशन ही। ओके, और 10% कहाँ से मिलता है? खाने से। हो गया क्लियर? मूव करें आगे। चलो, तो ये तो सब मैम हमने जो पढ़ के रखा हुआ है वही सब मेंशन किया है। ठीक है, अच्छी बात है ना, इजी बन जाएगा। चलो, पर मैं बता देती हूँ केस स्टडी जनरली इन चैप्टर से बनते नहीं है। जो बड़े बड़े टेक्निकल चैप्टर होते हैं ना, जो डिफिकल्ट होते हैं, वहाँ से जनरली केस स्टडी डिजाइन होता है, जिसमें आ गया तुम्हारा चैप्टर 8, आ गया तुम्हारा चैप्टर 10, आ गया 11, 12, ये वाले छोटे छोटे 3 मार्क्स में आते हैं। पर अपन तो पढ़ के जाएंगे, क्या पता CBSE एकदम क्या बोलते हैं खुश हो गया, उन्होंने बोला चलो तुम लोग को सिंपल पेपर दे देते हैं। ठीक है, चलो। कैंगरू रैट इज अब बताओ, कैंगरू रैट सबसे पहले क्या है मैम? एडाप्टिव है नेचर में, एक ज़ेरोफिटिक प्लांट है। हाँ ठीक है, ऑप्शंस तो देख लो। अच्छा, पार्शियल रेगुलेटर, अच्छा मैम, अब मतलब वो रेगुलेटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो बताओ जरा कैंगरू रैट मतलब क्या है मैम? रोडेंशिया। तो रोडेंशिया बोलोगे मैम ये कहाँ पढ़ा है? 11th में पढ़ा है एनिमल किंगडम में, अगर थोड़ा थोड़ा गलती से याद आ रहा होगा तो रोडेंशिया मतलब क्या मैम? मैमल। और जल्दी से बताओ मेरे को, मैमल और बर्ड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रेगुलेटर। रेगुलेटर का दूसरा नाम मैम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, एक और नाम मैम होम्योथर्मिक, एक और नाम मैम यूरीथर्मल। क्या करते हैं मैम? होम्योस्टैसिस करते हैं। तो इसमें से क्या आंसर आएगा तुम्हारा? रेगुलेटर। तुमको बाकी तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब बोलोगे मैम अगर ये क्वेश्चन मार्क में आ गया तो क्या लिखोगे? तीनों ऑप्शन लिख के आओगे। क्या लिखोगे? रेगुलेटर, फिर लिखोगे ज़ेरोफिटिक एनिमल, जो तुमने स्पॉटिंग में किया था प्रैक्टिकल में, तो वहां से तुम्हारा ये बन जाएगा और वो भी सही रहेगा। ठीक है, और बोल सकते हो एडेप्टेशन इन डेजर्ट एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन। ठीक है, इजी था। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? मेटाबॉलिक वेस्ट रेफर टू, अभी तो पढ़ा, बताओ क्या होता है कि मैम रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ फैट, तो इसी को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। देख ले, वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नहीं बाबा। वाटर प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नहीं। वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर टेकन इन टू प्रमोट मेटाबॉलिज्म, नहीं। सी आंसर है। तो देखो एकदम सही है। ठीक है, इजी था मैम, ये तो दिया हुआ है, पर ये अगर दिया हो या ना हो तुम याद करके तो जाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम स्पॉटिंग में भी कर चुके हो और यहाँ पे भी आ सकता है। इनफैक्ट ये सिंपल यही एक क्वेश्चन सिंगल मार्क का बन के सेक्शन ए में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। डेजर्ट एनिमल मिनिमाइज वाटर लॉस बाय, अरे मैम ये तो पता ही है, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो मैम। पहला तो सॉलिड यूरिन निकाल के, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन निकाल के। ठीक है, दूसरा मैम लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एक और बताओ मैम, वो इंटरनल फैट का जो है मतलब फैट का ऑक्सीडेशन कर देते। ठीक है, मतलब देखो, प्रोड्यूसिंग हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, यस मैम। प्रमोटिंग मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूबुल, यस मैम। प्रोसेसिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इन किडनी ट्यूबुल, हाँ मैम। तो आंसर क्या आया? ऑल ऑफ दीज। इजी था, ये तो ऑप्शन देते भी नहीं तो भी हम लिख के आ जाते हैं ना। हो सकता है यही क्वेश्चन बन के आ जाए सेक्शन ए में। गिव द एडेप्टिव फीचर ऑफ वन एनिमल लिविंग इन ज़ेरोफिटिक कंडीशन, तो तुम वो वन एनिमल एग्जाम्पल के लिए क्या लोगे? कैंगरू रैट, क्योंकि मेंशन भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट फीचर्स मत लिख के आ जाना, क्योंकि वो कैंगरू रैट पे आधा मार्क रहेगा और फिर उसके तुम एडेप्टेशन लिखोगे उस पर हाफ मार्क। तीन पूछे थे तो ऐसे हाफ करके 2 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनेगा सेक्शन ए का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। असर्शन रीजन है, पता ही है क्या करना है? बिकॉज लगाना है मैम, बहुत बढ़िया। कैंगरू रैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड टेम्परेचर रेंज एंड इज नोन एज स्टीनोथर्मल, गलत मैम। कैंगरू रैट क्या है? एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। दूसरा नाम मैम होम्योथर्मिक, एक और नाम मैम रेगुलेटर, और एक और नाम यूरीथर्मल। यहाँ तो स्टेनोथर्मल लिखा है, तो जल्दी से बताओ, रीजन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, तुम्हारा आंसर ही क्या है? डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। फिर भी पढ़ लो,
देखो तुम्हारा टाइम तो बच गया। कैंगरू रैट गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप कोल्ड वेदर, सब बकवास लिखा हुआ है मैम। चलो तो आंसर क्या है? डी। देखो तुमने सिर्फ इतना सा पढ़ा और तुम्हारा डायरेक्ट आंसर पे आ गया, तुम्हारा टाइम बच गया। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेपर सॉल्व करना स्पीड मेंटेन करके चलना, ठीक है। मतलब पहले ही दिमाग में सेट कर लेना, सेक्शन ए आधे घंटे में हो जाना चाहिए, सेक्शन बी आधे घंटे में हो जाना चाहिए, और सेक्शन सी के लिए पूरा 1 घंटा मिले। नहीं, सेक्शन सी में तो खैर केस स्टडी बेस है, तो सेक्शन बी ज्यादा टाइम लेगा। तो सेक्शन ए आधा घंटा, सेक्शन बी 45 मिनट्स, सेक्शन सी तुम्हारा 15 to 20 मिनट, और बाकी जितना टाइम बच गया वो जो कुछ याद आ रहा होगा बाद में वो सब लिखने के लिए, ठीक है, रीचेकिंग के लिए। चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एडेप्टेशन इन आर ऑर्गेनिज्म आर मेंट फॉर, अब बताओ किस चीज के लिए एडेप्टेशन किए जाते हैं? अरे भैया सर्वाइव करने के लिए। देखो जरा, ऑप्टिमम प्राइमरी प्रोडक्शन नो, ऑप्टिमम लाइफ स्पैन, ऑप्टिमम मोबिलिटी नहीं, ऑप्टिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सर्वाइव नहीं करोगे तो बाकी तो कोई चीजें तो होंगी ही नहीं, तो सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। जैसे ठंड आती तो क्या करते हो, तुम स्वेटर पहनते हो ना ताकि तुम जिंदा रह सको, तो वही तो लिखा है ऑप्टिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करें। तो अगला केस देखते हैं, केस 3। सेम पैटर्न, क्या करेंगे, पढ़ेंगे फिर राजधानी एक्सप्रेस लगाएंगे। तो देखते हैं ऑर्गेनिज्म पी। अच्छा आप देखो इस टाइप के जो आते हैं जिसमें पी क्यू आर या वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो साइड साइड में ना रफ रफ ड्रॉ करते चलो कि तुम्हें पता चलते चले कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म पी, ठीक है लिख लो भैया, पी है, has thick lips and tongue so that it can easily feed on commonly available spiny plant। ठीक है, थिक लिप्स है और टंग है ताकि वो स्पाइनी प्लांट पे क्या कर सके, फीड कर सके। ठीक है भैया। अच्छा ऐसे कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म स्पाइनी प्लांट को भी खा जाए? हाँ मैम, कैमल, बबूल का पेड़। अब सोचो बबूल का पेड़ कैसे से काटे रहते हैं, कोई पास में भी नहीं जाता, हम नीचे भी खड़े रहते तो सोचते कुछ छाया भी नहीं दे रहा है ना, ऐसे बोलते यूजलेस। यूजलेस नहीं होता, बहुत काम का रहता है, ठीक है। पर ऐसे पेड़ को भी कौन खा जाता है? कैमल खा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा एडेप्टेशन है? थिक लिप्स एंड टंग। बहुत सारे इसमें हो सकता है पर हमने अपना एक एनिमल फिट कर दिया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्यू, अच्छा क्यू के पास क्या है? हैज थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट अंडर द स्किन। अब फैट अंडर द स्किन जिसको क्या बोलते हैं मैम? ब्लबर बोलते हैं। कैसा एडेप्टेशन है मैम? ठंड वाले एरिया का एडेप्टेशन है जहां पे हाइबरनेशन होता है। हाँ मतलब परमा फ्रॉस्ट रीजन वाला एडेप्टेशन है, कोल्ड क्लाइमेट का एडेप्टेशन है। बहुत बढ़िया। इट वॉज स्ट्रॉन्ग हूव्स, अच्छा इट वॉज स्ट्रॉन्ग हूव्स टू वॉक स्टेडली ऑन स्टीप सरफेस एंड लिव्स इन बरो ड्यूरिंग विंटर। ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर, अब आर भी है, चलो देखो। अच्छा उन्होंने बताया कि कैसा विंटर में चलने के लिए वो बरो करता है और हूव्स है उसके पास ताकि वो ढंग से चल सके। ठीक है मैम, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं पेंगुइन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, हूव्स भी होते हैं, पर मैम बरो ड्यूरिंग विंटर क्या पता चलो, अभी तो अपन होल्ड करके रखते हैं। इतना पता चल गया कि वो एक ठंड वाला एडाप्टेशन वाला एनिमल है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर हैज ब्राइट कलर एंड स्टिकी पैड ऑन इट्स फिंगर एंड टो। अरे ये तो फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इट लिव्स ऑन ट्री, हाँ स्टिकी टो, रेन फॉरेस्ट वाला जो फ्रॉग होते हैं एकदम ब्राइट कलर के, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो बताते हैं मैं पॉइजनस भी हूँ, दूर रहो मुझसे। ठीक है मैम, आ गया समझ में। चलो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। तो पहले तो एक बार देख लो, माइंड मैप बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके सॉल्व करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है कि कौन सी चीज पी क्या है, क्यू क्या है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वापस कीवर्ड क्या है? करेक्ट पूछा है। फॉर द ऑर्गेनिज्म पी रिगार्डिंग इट्स एडेप्टेशन। तो वापस जरा अपने पैरा पे जाओ, पी के एडेप्टेशन के लिए बोल रहे। तो पी बोला था थिक लिप्स एंड टंग्स है, ठीक है। टंग्स नहीं, टंग है। सो इट कैन फीड ऑन कॉमनली अवेलेबल स्पाइनी प्लांट। मतलब भैया वो कुछ हम थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं कि एक्सट्रीम प्लांट जिसमें स्पाइन्स भी है वो भी खा सकता है। और कुछ पी के बारे में बोला था इसमें? नहीं, वो तो क्यू के बारे में बोला था और आर के बारे में बोला था। चलो अब देखते हैं ग्रासलैंड बायोम। अब देखो ये बात बताओ मेरे को कि जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था तुमको कि जो जैसे बबूल का पेड़ का एग्जाम्पल दिया था या फिर मैं ओपुंशिया या कैक्टस का एग्जाम्पल दिया था। एक तो वो प्लांट इतनी मेहनत से फोटोसिंथेसिस करके संक इन स्टोमेटा, कैम फोटोसिंथेसिस, उसके बाद लीव्स हटा दी, स्पाइन लेके आ गया। वो खुद को बचा रहा है कि कैसे भी करके वो जिंदा रह जाए, और वो चाहेगा कि कोई भी इजीली हर्बीवोर आके उसको खा जाए नहीं ना, इसलिए उसने
क्या क्रिएट कर लगा है, स्पाइन्स क्रिएट हुई हैं। पर याद करो मैंने ये भी बताया था कि अगर प्रे इवॉल्व हो रहा है तो प्रीडेटर, उसको खाने वाला भी क्या हो रहा है, को इवॉल्व। ये चीज तुम साफ साफ पी में देख सकते हो, हैज थिक लिप्स एंड टंग सो इट कैन इजिली फीड ऑन, फीड मतलब वो क्या कर रहा है, खा रहा है, मतलब वो खुद क्या हुआ, प्रीडेटर। और किसको खा रहा है, स्पाइनी प्लांट को। तो जल्दी से बताओ मुझे कि स्पाइनी प्लांट कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में। तो वापस तो डेजर्ट वाले हैबिटेट में। तो वो अब क्या पूछ रहे, बताओ जो खा रहा है वो पी कौन से हैबिटेट को बिलोंग करता है। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, डेजर्ट बायोम। ठीक है, अब बोलोगे मैम तो फिर ग्रासलैंड्स में नहीं होते क्या, नहीं, जितने स्पाइनी प्लांट्स सबसे ज्यादा तुमको डेजर्ट वाले एरिया में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, स्पाइन क्रिएट करना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अब देख लो ग्रासलैंड नहीं, अब रेन फॉरेस्ट में क्या तुम रहोगे, पर रेन फॉरेस्ट में वापस एकदम ब्राइट कलर की चीजें रहती हैं। क्यों, वो बताती, जैसे फ्रॉग रहता है वो बताता है मेरे को मत खाओ, मैं नियॉन वाइट, वाइट नहीं खैर वाइट फ्रॉग भी होता है, नियॉन येलो हूँ, नियॉन रेड हूँ, नियॉन ऑरेंज हूँ। तो कोई भी चीज याद रखना, नेचर में अगर कोई ब्राइट कलर है ना, एकदम एक्सट्रीम ब्राइट कलर है, मैं खुद को बता रही मैं पॉइजनस से दूर रहो। ठीक है, पर वो कहाँ तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। डेसिडियस फॉरेस्ट में भी नहीं, ज्यादा तुम्हें स्पाइनी चीजें कहाँ मिलती हैं, डेजर्ट में। हुआ क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म क्यू एंड इट्स हैबिटेट। तो वापस देख लेते हैं, क्यू के बारे में उन्होंने बोला है थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट अंडर द स्किन। तो भैया फैट स्किन क्यों होती है, ठीक है। अब आगे लेके, इट वाज स्ट्रॉन्ग हूव्स टू वॉक स्टेडली ऑन स्टीप सरफेस एंड लिव्स इन बरो ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर बोल रहे मतलब ठंडी जगह, और वहां पे हमको पता है कि एडिपोज टिश्यू की जो थिक लेयर रहती है इसको ब्लबर बोलते हैं। तो समवॉट हम बोल सकते हैं कि पोलर बियर जैसा कुछ मिल रहा है ना। पर अब हमने याद कर लिया कि पोलर बियर है, पर ठंडी जगह होनी चाहिए, इतना क्लियर है कि क्यू जो है उसका हैबिटेट क्या है, ठंडा। तो चलो अब टुंड्रा पोलर बियर एकदम सही सेट हो रहा है। ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट नहीं भैया, हमको ठंडी जगह चाहिए, ग्रासलैंड नहीं, डेजर्ट नहीं। तो देखो ज्यादा तुमको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेजर्ट उन्होंने बोल दिया, उन्होंने फैट लेयर बोल दी, मतलब ब्लबर की बात की। ब्लबर कहां पे है, परमाफ्रॉस्ट रीजन का है। तो आंसर क्या है तुम्हारा, टुंड्रा। मूव करें थर्ड क्वेश्चन पे। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म आर हैबिटेट। तो वापस आर को देख लेते, क्या बोल रहा है आर, आर के बारे में बताया गया है हैज ब्राइट कलर एंड स्टिकी पैड ऑन इट्स फिंगर एंड टो, इट लिव्स ऑन ट्रीज। मतलब मैंने अभी बताया कि ब्राइट कलर किसका होता है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, स्टिकी फिंगर है। ठीक है, मतलब रेन फॉरेस्ट के आसपास कुछ मिल सकता है। अब उसके बारे में बोला कि इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, और ट्रीज में रह रहे हैं, मतलब अच्छे पेड़ पौधे उस हैबिटेट में है। द वेजिटेशन शो स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर, हो सकता है कैनोपी होगी, फिर छोटे 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 प्लांट। और उन्होंने पूछा क्या, इनकरेक्ट। एपीफाइट ग्रो इज रिच, एपीफाइट्स कौन होते हैं, जैसे ऑर्किड्स हो गया, तो एपीफाइट ग्रो, हाँ रेन फॉरेस्ट में ऑर्किड्स भी मिलते हैं। चलो अच्छा, फिर उसके बाद स्टैंडिंग क्रॉप इज हाईएस्ट, हाँ हो सकता है स्टैंडिंग क्रॉप भी हो सकते हैं। क्यों, एक बड़ा सा कैनोपी, उसके बाद स्टैंडिंग क्रॉप भी हो सकते हैं। डीप रूट शर्ब्स आर कॉमन ड्यू टू अबंडेंट सनलाइट। अब डीप रूट शर्ब्स नहीं मिलेंगी, अबंडेंट सनलाइट तो है, पर कैनोपी स्ट्रैटिफिकेशन है तो नीचे तक क्या आएगा भैया, सनलाइट नहीं आने वाली है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये आया तुम्हारा आंसर। हुआ क्लियर। अब देखो क्या क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दिया है, पैरा में नहीं दिया है, तो क्या ये अनसीन पैसेज है, नहीं है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द डोमिनेंट प्लांट्स इन हैबिटेट वेयर पी लिव कुड बी। लो पी वापस पी पे आ गए, तो भैया वो हो सकता है डेजर्ट। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है डोमिनेंट प्लांट। अब प्लांट हमको पता है ओपुंशिया, हम पढ़ के गए थे। अब देखो ए है ओपुंशिया, ओपुंशिया तो हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है निम्फाइया, नहीं देवदार, देवदार का प्लांट भी हो सकता है पर हमको पता नहीं है। पर हम ओपुंशिया के पर वापस एक बात बताओ, इसके प्लांट में स्पाइन्स होते हैं क्या, नहीं होते। तो तुम्हारा अब ऑप्शन क्या बचा, ओपुंशिया बचा। तो वैसे ही तुम क्या कर दोगे, ए तो है तो तुम्हारा ये, और तुम इसमें डाउट में आ जाओगे। सी देख लो, देवदार नहीं है तो ये ऑप्शन गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन भी कट गया, आंसर बचा ओपुंशिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वापस इसमें पिक्चर देखना, अरे ये तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। चलो बिना पढ़े जल्दी जल्दी बताना शुरू करो क्या है। मैम ये ए वाला जो है वो हमारा एकदम एक्सट्रीम परमाफ्रॉस्ट रीजन वाला है। ठीक है, फिर बी क्या है, ग्रासलैंड वाला, याद करके जाना है। सी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर थोड़ा थोड़ा जो, अच्छा सॉरी ये तुम्हारा
तुम्हारा ये है ना, ये ज्यादा टेम्परेचर है, डेजर्ट है, ठीक है। फिर बी है ग्रासलैंड, फिर सी है तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर ये जो इतना माइनस में जा रहा है ये पोलार रीजन है, और ये बीच वाला टेम्परेट वाला जोन है, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिज्म पी, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन, तो हमको ये पता था पी क्या था तुम्हारा, पहला डेजर्ट वाला था, तो डेजर्ट वाला है मतलब ए होना चाहिए, तो देखो जरा ऑप्शन ये ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्यू वाला क्या था तुम्हारा, ठंड वाली जगह थी, तो ठंड वाली मतलब एफ आना चाहिए, तो यहाँ पे एफ आ रहा है। और आर वाला था क्या, रेन फॉरेस्ट, और सी है हमारा रेन फॉरेस्ट का ऑप्शन, तो ये आया सी। तो इस तरीके से तुमने सॉल्व कर लिया। अब देखो वापस ये तुम याद करके जा रहे हो घर से, है ना, मतलब पढ़ के जा रहे हो कि ये वाला क्या है तुम्हारा डेजर्ट है, और ये वाला क्या है कोल्ड, और ये वाला क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी ग्रासलैंड से, फिर बाकी के जो बच गए, ठीक है। इस तरीके से होंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो उन्होंने पैरा कुछ अलग दिया और पूछ तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से लॉजिक से पूछ रहे हैं। चलो अगला केस देखते हैं कि अगला केस क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे पिक्चर भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, एक एक्स और वाई के बीच में कॉम्पिटिशन है, और y और z के बीच में स्ट्रेस दिया हुआ है, और z और x के बीच में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। ड्यूरिंग टीचिंग अबाउट वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर अ टीचर ड्रॉ अ फिगर दैट डिपिक्ट like history strategy for 3 plant species XYZ along 3 axes. Okay, strength of competition with other organism, ठीक है। ओके, लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द हैबिटेट, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस इन द हैबिटेट, स्पीशीज एक्स इज ग्रोन इन हैबिटेट, ओके, जहां पे डिस्टर्बेंस भी है और कॉम्पिटिशन भी आ रहा है। ग्रो इन हैबिटेट वेयर कॉम्पिटिशन अमंग स्पीशीज इज हाई बट डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस आर लो, तो कॉम्पिटिशन जहां पे ज्यादा है, या एरो भी देखना है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एक्स वहां पे ग्रो है जहां पे कॉम्पिटिशन हाई है, पर डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस क्या है, लो। कैसे पता चला, स्ट्रेस का तो एरो ही नहीं है और डिस्टर्बेंस यहाँ कम है, ठीक है। अब ये अंडरलाइन करते चलो, तो x कहां पे ग्रो रहा है, जहां कंपटीशन हाई है बट डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस क्या है, लो। स्पीशीज y, अब इसी तरीके से देखो स्पीशीज y कहां है, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा है पर कंपटीशन और डिस्टर्बेंस लो है, मतलब या तो रिसोर्सेस कम है ना, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, डिस्टर्बेंस मतलब हैबिटेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। y ग्रो इन हैबिटेट विद हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस, वही एनवायरमेंटल स्ट्रेस बट लो इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन, अच्छा ठीक है। स्पीशीज जेड, अब जेड में क्या हाई है, डिस्टर्बेंस बहुत हाई है, मतलब नेचर में बहुत ज्यादा हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह टेक्टोनिक मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा है पर स्ट्रेस और कंपटीशन नहीं है। स्पीशीज जेड ग्रो इन हाईली डिस्टर्ब हैबिटेट विद लो एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, करेक्ट बोला है प्लांट जेड एक्स, तो x में हमने बोला था कि सबसे ज्यादा क्या है, कंपटीशन, बाकी दोनों लो है। चलो, इट हैज स्लो ग्रोथ रेट, अच्छा उन्होंने करेक्ट बोला है, कंपटीशन हाई है तो ग्रो तो रहेगा, रिसोर्सेज के लिए फाइटिंग है। इट लिव इन एरिया विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सीवियर एनवायरमेंटल चेंज, नहीं एनवायरमेंटल चेंज डिस्टर्बेंस नहीं बोला है, तो बी तो भैया गलत है ही, तो इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, रुक जाओ, उसके बाद इट हैज गुड कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एट लो पॉपुलेशन डेंसिटी नियर द कैरिंग कैपेसिटी, कॉम्पिटिशन बोला है तो ये तो क्या है, ये अब बताओ, एक बात बताओ मुझे कि कॉम्पिटिशन जब होता है तो रिसोर्सेस कम रहते हैं, रिसोर्सेस कम रहते हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक ही चीज के लिए। तो मुझे बताओ उसकी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, इट हैज गुड कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एट लो पॉपुलेशन डेंसिटी नियर द कैरिंग कैपेसिटी, इसके बारे में तो मेंशन ही नहीं है, तो हटाओ इसे, नन ऑफ दिस गया। अब इट हैज स्लो ग्रोथ, अगर वो कंपटीशन में सर्वाइव कर रहा है तो स्लो ग्रोथ रेट अगर होता तो वो हट ही जाता, इरेडिकेट हो जाता, पर वो कंपटीशन में बना हुआ है, मतलब नंबर अपना बढ़ रहा है पर रिसोर्सेज के लिए फाइटिंग हो रही, कौन छीनेगा, पर वापस हमको पता है को इवॉल्व हो जाते हैं, तो इस केस में करेक्ट वाला कौन सा गया, इट हैज स्लो ग्रोथ रेट, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है ना इसलिए स्लो ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस ऑकर थ्रू, अब ये तो पता ही है ना एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्यों होता है, अरे भैया सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऊपर हो गया या बहुत ज्यादा नीचे हो गया। चलो देखते हैं, तो वेरी लो टेम्परेचर, हाँ हो सकता है, ड्रॉट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब देखो आखिरी ऑप्शन क्या लिखा है, ऑल ऑफ दिस, और बीच वाला ऑप्शन क्या है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब बोलोगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्यों हो सकता है ना, कि सपोज करो अगर प्रोड्यूसर ही है, सपोज करो प्लांट है और जो सॉइल है वो इनफर्टाइल बन गई, हो सकता है इनफर्टाइल क्यों बनी है, क्योंकि ड्रॉट था, तो इनडायरेक्टली तो है, ये भी क्या है नेचुरल कैलामिटीज नहीं बोल सकते, एनवायरमेंटल स्ट्रेस बोल सकते हैं,
है कि नहीं? तो वापस मैंने अब बोलोगे मैम इसके बारे में कंफर्म है, इसके बारे में कंफर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो वापस मैंने बताया था अगर आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, हाँ, और 3 ऑप्शन है उसमें से 2 तुम 110% श्योर हो, तो भैया डाउट को छोड़ो और सीधे सीधे किस पे आओगे? डेल्टा वाले ऑप्शन पे आओगे। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रिगार्डिंग प्लांट एक्स वाई एंड जेड, अब देखो हमको पता है जो एक्स है वो कहाँ रहता है, वो है तुम्हारा जो अगर हमने देखा कि वो कंपटीशन फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई वाला क्या कर रहा है, उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, या फिर अगर वापस देखें इस वाले पिक्चर में तो देखो उसको डिस्टर्बेंस है, नॉट एनवायरमेंटल स्ट्रेस, वाई वाले को, हाँ वाई वाले को स्ट्रेस है और जेड वाले को डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब हमने देख लिया, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो एक्स वाले को क्या है, कंपटीशन है, वाई वाले को क्या है, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, और जेड वाले को क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है। एक्स टाइप ऑफ प्लांट आर लाइकली टू बी ट्रीज, ओके, थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है मैम, नहीं पता कि एक्स वाले को कंपटीशन ट्रीज दे सकता है क्या, क्यों नहीं दे सकता, अगर इतना सा जगह है, सपोज करो ये तो अपने गार्डन में भी होता है, ठीक है, और तुम पानी ही कम दे रहे हो, तो सारे ट्रीज के बीच में कंपटीशन नहीं आ गया, पानी रूट से एब्जॉर्ब कौन जल्दी करेगा, है तो एक टाइप का कंपटीशन है, फिर भी मैम नहीं जम रहा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रखो, ठीक है। आते हैं वापस, वाई टाइप ऑफ प्लांट कुड बी डेजर्ट प्लांट, अब देखो वाई को स्ट्रेस चाहिए, तो डेजर्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस, हाँ एक्सट्रीम कंडीशन, डेजर्ट में तो वैसे ही हर चीज जेरोफिटिक कंडीशन में रहती है, हाँ तो मैम वाई तो करेक्ट हो ही सकता है क्योंकि डेजर्ट प्लांट हो सकता है। अच्छा जेड को अपन को क्या देना है, उसको डिस्टर्बेंस देना है, ठीक है, देखते हैं। जेड टाइप ऑफ प्लांट कुड बी हर्बेशियस प्लांट, अब हर्बेशियस प्लांट मतलब जो हर्ब्स है, तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, कैसे, बार बार आके कौन खा जाए उसको, हर्बीवोर खा जाए, तो एक तरीके का डिस्टर्बेंस हुआ ना, ग्रो हुआ खा गया कोई, फिर अरे यार डिस्टर्बेंस हो गया, फिर ग्रो हुआ या उसके ऊपर पैरे रख दिया तो डिस्टर्बेंस हुआ, हाँ तो जेड भी हो सकता है, ये भी बात सही है। अब देखो, अब वापस आओ एक्स पे, ट्रीज है, तो ट्रीज को अब बोलोगे मैम ट्रीज को भी खाते हैं, पर एज कंपेयर टू हर्ब्स, हर्ब्स ज्यादा जल्दी हर्बीवोरस खत्म कर देते हैं एज कंपेयर टू ट्रीज, है ना। वापस जब ट्री बन रहा था, छोटे साइज में था, तो वापस वो इंडेंजर्ड रहता है, पर जो वो बड़ा हो गया तो कंपटीशन कहाँ से आया कि अब न्यूट्रिएंट्स वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा। अब बोलोगे मैम हमें अभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं, वापस आखिरी ऑप्शन देखो ऑल ऑफ दिस। अब ऑल ऑफ दिस की ट्रिक क्या है, अगर तुमको एक वाले पे डाउट है अभी छोड़ दो, पर 3 ऑप्शन में से 2 तुम्हारे 110% श्योर है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, किस पे जाओगे, डेल्टा वाले ऑप्शन पे। हुआ क्या क्लियर? देखो हमने क्या किया, एक्स का लिखा कि कंपटीशन होना चाहिए, पर हमको डाउट हो रहा है कि वो कंपटीशन हो। वाई का क्या है, स्ट्रेस है, हाँ स्ट्रेस, डेजर्ट प्लांट तो स्ट्रेस 110% कंफर्म है। जेड को डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब बार बार हैबिटेट लॉस हो रहा है, या तो कट हो रहा है या तो मर रहा है, तो ये हर्बेशियस प्लांट, हाँ मतलब जो हर्बीवोरस है वो उनको खा जाएंगे, मतलब क्या खत्म ही हो गया, या पैर रख देंगे, कुचल देंगे, या उखड़ जाएगा, तो हो तो सकता है, हाँ ये तो एकदम दोनों फिट हो रहे हैं, तो फिर तुम्हारा क्या ऑप्शन आएगा, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। हुआ इतना क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। वाई टाइप ऑफ प्लांट, वाई किसको हो रहा था जल्दी बताओ, जिसको स्ट्रेस जा रहा था, ठीक है, ग्रो अंडर हाई स्ट्रेस, एंड अब हाई स्ट्रेस में ग्रो कर रहा है, अरे भैया उसके अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन रहेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर वो डेजर्ट प्लांट है तो उसमें क्या रहेगा, वही कैंप, संकन स्टोमेटा, याद आया? चलो अब पढ़ लेते कि क्या दे रहा है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड इन शॉर्ट टाइम आफ्टर रेन्स, हाँ हो सकता है क्योंकि स्ट्रेस है, उसको जल्दी जल्दी अपनी प्रोजेनी को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि वापस उसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल टफ है, क्योंकि क्या है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन में। ओके, हैव रैपिड ग्रोथ, हाँ रहेगी। प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ सीड इन अ लॉन्ग टाइम आफ्टर रेन, अरे नहीं भैया ऑलरेडी वो इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन में जिंदा रह रहा है, वो ट्राई करेगा कि कितनी जल्दी अपने नंबर बढ़ा सकूं, क्योंकि अगर उसने सीड सपोज करो 100 दिए तो 100 में से सिर्फ 10 ही जिंदा रहेंगे, क्यों, क्योंकि नेचुरल स्ट्रेस है। तो मैम हम ये बोल सकते हैं इसमें ए वाला तो 110% ही है, तो देखो अब ये वाला क्या है, जस्ट उल्टा बोल रहा है। अब वापस बताओ रैपिड ग्रोथ होगा क्या, डाउट है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है। एक खुद सोचो, जो तुम्हारा कैक्टस प्लांट है वो अगर घर पे तुमने देखा होगा किसी के घर पे, तो इतने महीनों तो कितना ही रहता है, धीरे 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 बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, जेरोफिटिक प्लांट, जैसे जैसे उसको रिसोर्सेज मिलेंगे वो अपनी ग्रोथ धीरे धीरे करता चलेगा, बट हाँ जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो नंबर ज्यादा रखेगा, क्यों, वापस मैंने बताया कि अगर सीड वापस आ गए तो उसको भी पता है कि सिंस एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो 100 में से सिर्फ 10 ही जिंदा रहने वाले हैं, इसलिए वो हमेशा अपना नंबर, सीड का नंबर क्या रखेगा, सबसे ज्यादा। हुआ क्लियर इतना? मूव करें आगे।
तो देखो अब आते हैं असर्शन रीजन पे। तो वापस असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, बिकॉज लगा के प्लांट ग्रोथ रेट इज हाई इन एरिया ऑफ हाई स्ट्रेस एंड हाई डिस्टर्बेंस। अच्छा हाई स्ट्रेस तो ठीक है, डिस्टर्बेंस अच्छा बोल रहे कि प्लांट ग्रोथ रेट हाई हो सकता है। ओके अब बताओ मेरे को, ये वाला चीज तो सही है हाई स्ट्रेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पर डिस्टर्बेंस में ग्रोथ रेट कैसे ज्यादा रहेगा भैया, आ रहा है डिस्टर्ब हो रहा है वो तो हट ही गया, फिर वापस आ रहा है हट ही गया, तो ये समवॉट स्टेटमेंट कुछ अजीब नहीं लग रहा, आधा सही है और आधा गलत, तो आधा गलत मतलब पूरा ही गलत। ठीक है अब बताओ असर्शन ही गलत हो गया तो तुम बिकॉज क्या लगाओगे, सीधे किस पे आओगे, डेल्टा वाले ऑप्शन पे। अब देख लो फिर भी अब पता ही है रीजन क्या है, हाई स्ट्रेस एंड हाई डिस्टर्बेंस प्रमोट ब्रीडिंग कैपेसिटी इन प्लांट। हाई स्ट्रेस सही है, ब्रीडिंग कैपेसिटी इन प्लांट, हाई डिस्टर्बेंस अरे उसको जिंदा तो रहने तो तब तो वो ब्रीड करेगा। आई बात समझ में। तो वापस इसमें इतना जब तुम्हें लगा है कि असर्शन गलत है तो रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किस पे जंप करो, डेल्टा वाले ऑप्शन पे जंप करो। ठीक है अपना टाइम बचाओ। अब आते हैं अगले वाले और आखिरी केस स्टडी में इस चैप्टर के, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर दैट ऑकर एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड थर्मोपीरियोडिसिटी। ठीक है थर्मोपीरियोडिसिटी मतलब टेम्परेचर अलग अलग टाइम इंटरवल पे चेंज हो रहा है। ठीक है आगे देख लेते हैं। It is of two type, diurnal and seasonal thermoperiodicity. Diurnal मतलब दिन वाला, सुबह दिन रात को शाम, मतलब रात हो गई है ना, ठीक है। और सीजनल जैसे समर में बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है दिन का, विंटर में कम हो जाता है। ठीक है डायरनल पीरियोडिसिटी रेफर टू टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है दिन में ज्यादा टेम्परेचर है, रात में कम टेम्परेचर है। इट डिटरमाइन पीरियड ऑफ एनुअल एक्टिविटी। ठीक है इन सीजनल पीरियड डिफरेंट टेम्परेचर प्रिवेल इन डिफरेंट सीजन ऑफ ईयर। अभी बोला कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस में रहेगा, समर्स में, कम किस में रहेगा, विंटर्स में। दे फेवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ टर्म्ड एज फिनोलॉजी। हाँ क्योंकि उसी अकॉर्डिंग क्या आएंगे, प्लांट्स भी ग्रो होंगे। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो हमेशा कब आते हैं, जैसे मटर वटर हो गया है ना, तो कब हार्वेस्ट होता है, वो ठंड के टाइम में। मतलब हम बोल सकते हैं कि भले लगे बाद में पर वो हार्वेस्ट का टाइम कब है, तो तुम्हारे ठंड के टाइम में। बहुत सारी सब्जियां हैं, हर चीज कब आती है, ठंड के टाइम में। ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन वीट लीव ग्रो रिक्वायरमेंट अ टेम्परेचर ऑफ 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब वीट को ग्रो होने के लिए टेम्परेचर कितना लगता है, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब एप्पल रिक्वायर टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ 800 आवर बिफोर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कैन ऑकर। मतलब हम बोल सकते हैं या तो ये चीजें उसी जगह मिलेंगी जहां पे ठंडा कोल्डर क्लाइमेट है, अराउंड है, या फिर ये कब लगेंगी, जब वहां पे जब पूरा मतलब उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट ड्रॉप हो जाए। ठीक है ओके लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सम सीड एज वेल एज फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। बिल्कुल सही, तभी सबसे ज्यादा फूल भी कब आते हैं, विंटर्स में आते हैं ना, टेम्परेचर नीचे हो जाएगा, फ्लावरिंग होने लगेगी। इट ऑल्सो डिटरमाइन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कलर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल। बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर कॉज स्ट्रेस इन ऑर्गेनिज्म विच इज ओवरकम बाय पर्टिकुलर एडेप्टेशन। ठीक है सब कुछ समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके ऊपर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Some plants require low temperature treatment for flowering. This phenomena is known as। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ प्लांट्स को कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे भले पैरा में नहीं दिया है, पर ये तुम 11th में ऑलरेडी सॉल्व करके आए हो। अब बोलोगे मैम इस टाइप के आएंगे क्या हमारे क्वेश्चन में। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में उन्होंने फोटो पीरियड के बारे में मेंशन किया कि फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। ठीक है कि कितना एक्सपोजर चाहिए लाइट का, कितने इंटेंसिटी का एक्सपोजर चाहिए, कितना कम का चाहिए, पर वो उन्होंने यहाँ स्पेसिफिक क्या मेंशन किया है, लो टेम्परेचर। ठीक है फोटो पीरियड क्या होता है, द टाइम ड्यूरेशन जिसमें लाइट एक्सपोज हुई है, पर वहां पे वो लो टेम्परेचर पूछ रहे हैं फ्लावरिंग के लिए। तो ये वाला जो है क्वेश्चन इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये तुमको याद करके जाना पड़ेगा। तुमने ऑलरेडी याद किया होगा 11th वाले चैप्टर में जहां तुमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, पर अब भूल गए होगे, कोई बात नहीं, ये याद करके जाओ। अब इतना टफ नहीं बनाएगा 12th का बोर्ड, पर हाँ सीयूईटी में जरूर आ सकता है या फिर नीट में जरूर आ सकता है। तो देना तो एग्जाम दोनों ही है, अच्छा है अभी पढ़ लो। ठीक है वापस इतना हाई फाई लेवल नहीं देगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे फोटो पीरियड या थर्मो पीरियोडिज्म पे, पर एक अच्छा ही हुआ ना, एक फायदा हो जाता है एक्स्ट्रा अपन अगर पढ़ ले तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 याद देखते हैं। एनिमल फाउंड इन आर्कटिक जोन्स आर कॉल्ड। अब देखो ये तुम पढ़ चुके हो, कैसे
आर्कटिक जोन मतलब क्या, परमाफ्रॉस्ट रीजन मतलब एक्सट्रीम जहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो। अब देखो, अब बोलोगे मैम फिर तो माइक्रोथर्म्स होना चाहिए, नहीं, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको क्या बोलते हैं, हेस्कियोथर्म्स, ठीक है। अभी वापस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद करनी पड़ेगी। मैम इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्या, 12th बोर्ड में नहीं आएंगे, CUET में जरूर फंसेंगे, ठीक है, ले लो, CUET या नीट में जरूर आएंगे, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर वो बोलते कि एडेप्टेशन डन, अब इसको क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, वो बोलेंगे एनिमल फाउंड इन आर्कटिक जोन हैव सम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, वन ऑफ द एग्जांपल आर, अब यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, एक में ब्लबर दे देंगे, एक में पैडेड फीट दे देंगे, एक में बिग लिप्स दे देंगे और एक में दे देंगे नन। तो अब ये तुमको पता होना चाहिए कि ब्लबर कहाँ का एडेप्टेशन है, ठीक है। चलो, या फिर वो हाइबरनेशन में उठा के दे देंगे और फिर आखिरी ऑप्शन लिख लेंगे A एंड B, ऐसा कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ व्हीट प्लांट ग्रोज मैक्सिमम इन टेम्परेचर अराउंड 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो उन्होंने देखा था, लीफ दिया था, है ना, ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है तुम्हारा पैरा से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर प्रिवेल इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर, इट रिप्रेजेंट, ये भी उन्होंने एज इट इज दिया था, क्या बोलते हैं, सीजनल पीरियोडिसिटी। एक होता है डायनल पीरियोडिसिटी जो दिन और नाइट का डिफरेंस क्रिएट करता है, जो एनुअल पीरियोडिसिटी रहती है ना, पूरा राउंड द ईयर चलता है। और एक होता है सिर्फ सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, कम होती है, ड्यूरेशन कम होता है, बढ़ता है, तो वो किस में आता है, सीजनल पीरियोडिसिटी में। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लो एंड हाई टेम्परेचर कॉजेज स्ट्रेस इन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग उनका क्या रहेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसके अगेंस्ट उनको क्या करना पड़ेगा, एडाप्टेशन करना पड़ेगा। तो हाई एंड लो टेम्परेचर क्या करता है, एक्सट्रीम कंडीशंस लेके आता है, जिसके कारण उनमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर या तो ज़्यादा टॉलरेट करना है या तो कम करना है, मतलब थर्मो रेगुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एडाप्टेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शो स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू ओवरकम स्ट्रेसफुल कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही। तो बट अब इसका आंसर ये सही है क्या, देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इसमें जब मैंने बिकॉज लगाया तो मैं क्या बोलूंगी, लो एंड हाई टेम्परेचर कॉजेज स्ट्रेस इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहा है, बिकॉज जो हाई एंड लो टेम्परेचर है उसका रिजल्ट क्या होगा, उस एनिमल को थर्मो रेगुलेशन करना पड़ेगा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, बताओ लो एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेस क्यों क्रिएट करता है ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारे उस ऑर्गेनिज्म की चीजें काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, याद करो, अब इसका बिकॉज वाला आंसर तुम्हारा 11th और 12th की बुक के नॉलेज के मिक्सचर से निकलेगा। जब टेम्परेचर, ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारे मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स है वो काम नहीं करते, है ना, क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाते हैं। जब टेम्परेचर लो हो जाता है वही एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ताकि अपना टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसके लिए वो एडेप्टेशन शो करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, पर बिकॉज में क्या आएगा, क्यों स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि हाई और लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं या प्रोटीन्स है वो डिग्रेड हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसका सेल के मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं करता, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। अब ये था बिकॉज का आंसर। अब लिखा तुमने पढ़ा तो कुछ और लिखा है, सही लिखा है पर उसका सही लॉजिक नहीं है। हुआ क्लियर? इसलिए आंसर क्या आया, बी, कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट बी इज नॉट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और यहाँ पे होता है तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड खत्म इस चैप्टर का। तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे, जैसे ही टाइप करोगे आएगा होम पेज, क्लास सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, चैप्टर सेलेक्ट करोगे और सुनते चलोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगली क्लास में।